तो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और सरकार में मंत्रियों के चेहरे कौन होंगे, सहयोगियों को कितने पद मिलेंगे, ये सब कुछ तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। अगले 1 घंटे मैं पिनाज और मैं प्राची पाराशर आपके साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि अब से ठीक 3.25 घंटे बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 7:15 पर मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण होगा। राष्ट्रपति भवन में 6 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में मेहमान शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। तो बस अब से कुछ ही देर बाद लगभग 3 घंटे 15 मिनट का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास रचने जा रहे हैं। 63 मंत्रियों के साथ वो शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट में सहयोगियों की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी क्योंकि इस बार की सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सांसदों को नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास बुलाया था और उनके साथ आगे के 5 साल के विजन पर चर्चा की। शपथ ग्रहण से पहले नए मंत्रियों ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या क्या कहा, इसे आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो टॉप 4 मंत्रालय हैं पिनाज, उस पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, और ये जो 4 मंत्रालय हैं आपको बता दें, मोदी कैबिनेट का स्वरूप लगभग साफ हो चुका है और कंटिन्यूएशन जो है, कहा जा रहा है कंटिन्यूटी, क्योंकि मोदी जी जो है मिशन 2047 लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में कंटिन्यूटी वो है बरकरार रखेंगे। राजनाथ सिंह जो है, कहा जा रहा है कि वो अपना जो उनका मंत्रालय रक्षा मंत्रालय कमोबेश हो सकता है कि वही वो आगे भी संभालें। और सीसीएस के जो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सभी बीजेपी अपने पास रखेगी। तो राजनाथ सिंह जो है वो अपना पुराना मंत्रालय बरकरार रख सकते हैं। अमित शाह के पास भी गृह मंत्रालय जो है वो बरकरार रह सकता है। बिल्कुल। इसके बाद अगर आप बात करेंगे निर्मला सीतारमण की, तो उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी अपने मंत्रालय को बरकरार रखेंगी, यानी वित्त मंत्री की भूमिका उन्होंने मोदी सरकार 2.0 में निभाई थी, तो इस बार भी वित्त मंत्री की भूमिका वो निभाती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही जो एक और बड़ा नाम है सीसीएस के 4 नामों में से, वो है एस जयशंकर का। उन्हें फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि एक बार फिर से विदेश मंत्री का जिम्मा एस जयशंकर संभाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो चारों नाम है इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। मंत्रालयों में भी इंटरचेंज के अभी तक कोई भी कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो डेवलपमेंट की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ प्रोग्रेस और डिलीवरेबल्स की जो गवर्नमेंट है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि यहां पर प्राची कि वो इसी गवर्नेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा फेरबदल जो है मंत्रालयों में, कम से कम जब तक कोई मंत्री जो है वो हारा ना हो, या जब तक किसी का विभाग जो है वो सहयोगी दल ने मांगा ना हो, तब तक कमोबेश वही स्थिति रह सकती है। बिल्कुल। देखिए, इस बार सहयोगी दलों का दबदबा इस सरकार में रहने वाला है, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। और अभी तक जैसे नाम सामने आए हैं, जितने मंत्रालय सहयोगी दलों को दिए गए हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ टी राघवन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सबसे पहले अनंत विजय जी, शुरुआत इन हैवी वेट्स नाम को लेकर करें, इन 4 नामों को लेकर करें, तो कोई सरप्राइज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पहले जिस ना पता थी, या कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर है कि ये तो बदल नहीं रहे हैं। लेकिन क्या इनके मंत्रालय भी वही रहेंगे जो अब तक थे? ये एक सवाल निर्मला जी को लेकर मेरे मन में है। हो सकता है, मैं चर्चाओं पर अपनी धारणा बनाता हूं, तो अगर ये चारों नहीं बदल रहे तो बहुत अच्छी बात है कि ये कंटिन्यूटी जो है, सीसीएस जिसको बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी का जो विजन है और जिस प्रकार से चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों के साथ बैठक की और 100 दिनों का रोड मैप उन्होंने बताया, तो मुझे लगता है कि जो ड्राइविंग सीट पे ये 4 लोग प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये 5 लोग चलेंगे। तो उसके अलावा देखने वाली बात ये होगी कि होम मिनिस्टर क्या करते हैं अगले 100 दिन में, उन पर बड़ी नजर होगी। अब आप राजनीतिक तौर पर आप दोनों मुस्कुरा रही हैं, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि वो काम क्या करते हैं। संगठन के तौर पर भी वो काफी कुछ दिलचस्पियां लेंगे अनंत। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनकी दिलचस्पी होगी। एस जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर, जब पूरे दुनिया में एक ऑयल का संकट छाया हुआ है, पूरे यूके की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड और गैस के आधार पर, वहां एक हाहाकार टाइप मचा हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। उसके अलावा निर्मला जी को बजट पेश करना होगा, फुल निर्मला जी की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि कहा जा रहा था कि उनको फोन जाएगा नहीं जाएगा, फोन भी बहुत देरी से गया, उनका चेहरा सब लोग अंदर, जब प्रधानमंत्री अपने भावी मंत्रियों से, अपने मंत्रिमंडल से मुखातिब हो रहे थे, तो भी सब लोग ढूंढ रहे थे। आप कह रहे हैं कि हो सकता है वित्त मंत्रालय जो है ना रहे उनके पास, अगर उनके पास नहीं तो किसके पास?
ये जो सब चीजें आपने कही ना, उनके बारे में फोन देर से जाना, उनका चेहरा थोड़ा सा मध्यम मुस्कुराहट, जो प्रधानमंत्री लेकिन नाराज हो जाएंगे। वो कहते हैं मीडिया जो है वो इस तरह की हमारा अटकलें ज्यादा लगाता है, खुश नहीं रहता है। हमारा तो काम अटकल लगाना है प्रधानमंत्री जी, या तो प्रधानमंत्री जी बता दें हमें। नहीं देखिए, तो हम तो अनुमान लगाते ही जोड़ रहेंगे। देता हूं सर इसमें, जब बात हो रही थी कि निर्मला नहीं तो और कौन, तो फर्स्ट चॉइस अगर हम बात करूं टीडीपी कैंप की, अब वो उनका बड़ा से है इस गवर्नमेंट में, जब उनसे बात हो रही थी तो वो बहुत कंफर्टेबल पीयूष गोयल के नाम पे लग रहे थे। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये बात जब चल रही थी कि अगर निर्मला जी नहीं होंगी तो कौन होगा वित्त मंत्री, तो टीडीपी कैंप का ये कहना था कि अगर पीयूष गोयल होते हैं तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल। नायडू जी की काफी अच्छी दोस्ती लगती है, क्योंकि जो ये मुलाकातें हुई हैं, जबरदस्त पर्सनल केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, और काफी सालों से दोनों एक दूसरे के बहुत परिचित हैं। इसीलिए शायद ऐसा जब चर्चा होती थी, जब वहां बैठते थे हम टीडीपी नेताओं के साथ, तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है फर्स्ट 4 में तो हम चाहेंगे कि पीयूष गोयल को ये मंत्रालय मिल जाए। ठीक है, अभी तो सीसीएस में 4 हमें बड़े चेहरे ही नजर आते हैं, हेवीवेट चेहरे नजर आ रहे हैं। अब इनके मंत्रालयों में फेरबदल होगा या नहीं होगा, ये तो देखिए आपको पिक्चर थोड़ा इंतजार करना होगा, जब ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि इन चारों के मंत्रालयों में फेरबदल हो रहा है। इसके लिए रात भर का इंतजार करना होगा। शपथ ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो है पूरी लिस्ट जो है विभागों की सौंपेंगे। तो आज लंबी रात होने वाली है मीडिया वालों के लिए। आएगी मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कल आएगी, क्योंकि आज इंडिया का मैच भी है ना। तो एक ही दिन में हेडलाइन का डबल डोज ये सरकार देती नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पूरा देश पाकिस्तान कवरेज पूरी मिलनी चाहिए। तो देखिए, आज मोदी मंत्रिमंडल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और निगाहें इस बात को लेकर भी थी कि बिहार से किसको मंत्री बनाया जाएगा, और वो नाम अब सामने आ गए हैं। बिहार का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। गिरिराज सिंह को एक बार फिर मंत्री बनाया जा रहा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। इसके साथ ही लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। नित्यानंद राय को भी मंत्री बनाया गया है। तो ये वो नाम है जो आज पीएम के साथ चाय पर चर्चा करते हुए पिनाज नजर भी आ रहे थे। बिल्कुल। और यहां पर बिहार को लेकर जो है आपको बता दें कि बिहार को लेकर कहा जा रहा है कि भाई वहां पे कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। आरती जी, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तो क्या उसमें भूमिहार, पिछड़ा, दलित तमाम चेहरों को जगह देते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये लिस्ट तो बिल्कुल उनके पार्टनर्स के थ्रू ही आई होगी। वो जेडीयू हो, एलजेपी हो, उन्होंने ही रिकमेंडेशंस दी होंगी। और चूंकि बिहार में भी एक अपना जाति का समीकरण है, और उसको देखते हुए आने वाले जो बिहार में इलेक्शंस होंगे उसको देखते हुए भी सारी जातियों को रखा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, और इसीलिए ये सारे चेहरे दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है इससे कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक सी बात थी कि जब जेडीयू शामिल हुआ, एलजेपी और बाकी सारे एलाइज शामिल हुए एनडीए में, प्री पोल अलायंस इनफैक्ट था, तो ये मालूम ही था कि इन सब की जो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, लेकिन इतने लेवल, इतने बड़े स्केल पे होगी ये मालूम नहीं था। रिजल्ट आने तक जब 240 का जो फिगर आया, उस टाइम पे समझ आया कि अब ऑफ कोर्स सहयोगियों को साथ लेकर चलना है या सहयोगियों के साथ से चल पाना है। पूरा फेरबदल इसी का रहा प्राची। पिनाज, लेकिन जो बिहार की बात कर रहे हैं, एक मिनट हम लोग बिहार की बात करेंगे, लेकिन शायद प्राची एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बिल्कुल। देखिए, एक जानकारी आपके सामने रखते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वालों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया था, और गिरिराज सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे, तस्वीरों में नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी ने भावी मंत्रियों को क्या संदेश दिया, क्या हिदायत दी है, गिरिराज सिंह ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री वहाँ के कार्यालय से एक वीडियो आया, उसमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। क्या बातें रखी प्रधानमंत्री? अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ, मंत्रिपरिषद के वो हेड हैं, तो संबोधन तो वही करेंगे ना। तो जो कहा, नेशन, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक संकल्प है। अच्छा, ये मोदी सरकार तीसरी बार जो बन रही है, कितनी अलग होगी? क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि आंकड़े चूंकि बहुत कम हैं, तो सरकार उस तरीके से ना चले जैसा पहले उन्होंने चलाया। हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो भी कदम आगे बढ़ाना होगा वो सरकार बढ़ाएगी, चलाएगी, करेगी। हम उसी लक्ष्य पर, उसी रास्ते पर है, उसी रास्ते पर। इस बार जेडीयू भी मंत्रिमंडल में आपके साथ है, उनको साथ लेकर चलना, उनके साथ एक संतुलन बनाकर चलना भी एक चुनौती होगी।
बिहार में भी हम उनके साथ हैं, हमारे डिप्टी सीएम दो हैं, हम बिहार में भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है तंज कस रहा है। अखिलेश यादव ने कहा अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। खट्टा अंगूर कौन खाए, वही है, तो उनको तो मिला नहीं तो यही सब बात कहेंगे, कोई कविता पढ़ेंगे, कोई तंज कसेंगे, इसके सिवा तो उनके पास कुछ है नहीं, जनता ने नकार दिया। लेकिन इस बार राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपके सामने संसद? क्या होंगे, 10 साल में 99 पर अटक गए, बड़ी मुश्किल से उनको विपक्ष का दर्जा मिला है, वो होंगे तो क्या होंगे। अच्छा, आप बेगूसराय के इलाके से आते हैं, ठीक बगल में मुंगेर की सीट है, ललन सिंह वहाँ से मंत्री बने हैं, आप भी भूमिहार जाति से आते हैं, ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। इस पूरे इलाके के लिए आपको लगता है कितनी ये बड़ी बात है? अरे भाई, एनडीए की सरकार बिहार में है और एनडीए की सरकार दिल्ली में है, हम काम दोनों सरकार है, काम करेंगे। अब तक जो मंत्रालय आपको मिला है उसमें ही काम करना चाहेंगे? मंत्रालय कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, मंत्रालय मंत्रालय होता। भूमिहार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता, भूमिहारों के पास भी वहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी का मंत्रिमंडल जो है उसके चेहरे तो सामने आ गए हैं, लेकिन पोर्टफोलियो किसको क्या मिल सकता है, क्या कुछ डिमांड जो है वो आई हैं। प्राची, लगातार हम अपने दर्शकों को इससे मुखातिब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे ही अब आगे बात कर लेते हैं एक ऐसे नाम की जिसकी चर्चा बहुत आखिर में शुरू हुई, या कहें कि आखिरी वक्त पर यह नाम जोड़ा गया है, और वो नाम है सतीश दुबे का। ब्राह्मण चेहरा है, बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, मोदी मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। सतीश दुबे भी आज प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे। सतीश दुबे ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की खूबसूरती यही है कि वो एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है और उन्हें जिम्मेदारी देती है। सतीश जी, आपके नाम की चर्चा पहले से बिल्कुल भी नहीं थी। वीडियो सामने आया, प्रधानमंत्री उसमें निर्देश देते दिखाई दिए, वहां पर आप बैठे नजर आए, तब ये बात सामने आई। देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कब फोन आया आपके पास? लगभग 9 बजे। इससे पहले कोई भनक, कोई आशंका, कोई नहीं उम्मीद थी? उम्मीद नहीं, ऐसे आना था। दिल्ली हम लोग आए थे, मीटिंग थी, और कोई इस तरह का प्लानिंग भी नहीं था। जो खबर मिला तब समझ में आया कि हाँ। आप तो चौंक गए होंगे। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? चूंकि जो वीडियो आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही गंभीरता से सारी चीजें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। विकास पहला प्राथमिकता है, राष्ट्र सेवा पहला प्राथमिकता है, बस इसी पर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब भी कुछ बताया? ऐसा बहुत कुछ नहीं, लेकिन विकास मुद्दा है। तो सतीश दुबे देखिए वेस्ट चंपारण से आते हैं, और आनंद जी, जब इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से संजय जायसवाल भी हैं जो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, राधा मोहन सिंह भी यहाँ से हैं, बड़ा नाम। उन दोनों को छोड़कर अगर इनके नाम का चयन हो रहा है तो क्या फैक्टर इसके पीछे काम कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि देखिए, संजय जायसवाल कुर्मी समुदाय से आते हैं, जायसवाल हैं वो, और राधा मोहन सिंह ठाकुर हैं। बिहार में कोई ब्राह्मण नेता नहीं बचा अश्विनी चौबे के टिकट नहीं देने के बाद उस तरह से, तो जिसकी थोड़ी राज्यव्यापी पहचान हो, मैं देशव्यापी तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे लगता है कि सतीश दुबे को अब ग्रूम किया जा रहा है। और इनके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो मैं सुन रहा था और इनकी जो शब्दावली थी उससे ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा में ही दीक्षित हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो अपने ही काडर के कार्यकर्ता को बढ़ाना, और जब इनको राज्यसभा दिया गया था तब भी ये इसी तरह चौंके थे, इनका मुझे वक्तव्य याद है, ये इसी तरह चौंके थे। अब इनको एलिवेट करके मंत्री बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है एमओएस का दर्जा दिया, एमओएस बनाया जाएगा इनको। तो इस प्रकार से बिहार में एक ब्राह्मण नेतृत्व का जो एक वैक्यूम था, या जो एक नया ब्राह्मण नेतृत्व तैयार करने की बीजेपी की रणनीति है, उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जाए तो दिलचस्प ये है कि इस बार संजीव जी, मोदी जी का एक अलग अंदाज है। पहले क्या होता था कि जब तक शपथ नहीं हो जाती थी, पोर्टफोलियो नहीं मिल जाते थे, तब तक हम मीडिया वालों के लिए मंत्रियों से, भावी मंत्रियों से बातचीत करना पॉसिबल नहीं था। आज सब कुछ खुला है, जिसको मंत्री पद ऑफर हुआ है वो तसल्ली से इंटरव्यू दे रहा है, अपनी पूरी लाइमलाइट एंजॉय कर रहा है। मोदी जी भी सब मंत्रियों के बैठा के जो बातचीत कर रहे हैं उसके वीडियो रिलीज हो रहे हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये बदले बदले से अंदाज क्यों नजर आते हैं?
आप भी इंजॉय कीजिए थोड़ी ताज़ी हवा का झोंका। देखिए थोड़ा फर्क तो होएगा ही, और मेरे ख्याल से पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो शायद उन्होंने कहा होगा, और एक मोदी जी का स्टैंड रहा है कि मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, मत इंटरव्यू दीजिए, काम कीजिए, बखान मत कीजिए। इस बार शायद वो ये सब कहना, क्योंकि इतनी सारी उनकी भी प्राथमिकता है ना, शायद ये कहने से चूक भी गए हों कि मीडिया से मत बात करिएगा, क्योंकि अगर वो ये ऐसा कोई ताकीद देते तो उस पर पक्का अमल करते। बेचारे सतीश दुबे जी तीसरी बार थोड़ी सरप्राइज होना चाहते इतनी जल्दी कि राज्यसभा में भी फिर मंत्री। तो ऑब्वियसली मोदी जी का भी ध्यान अभी कहीं और है कि सरकार ढंग से बने, ढंग से जो उनके मैनिफेस्टो में काम है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये सरकार का बिल्कुल नया रूप है, ये अलग रूप है। डेमोक्रेटिक अंदाज में चलती हुई लोग सरकार कहते रहे कि हम वैसी सरकार देखेंगे जैसे देख के कैसे देखेंगे, जब गणित वैसी नहीं है तो सरकार भी वैसी नहीं होगी। तो सरकार जो पहले वो कहते थे सबका साथ सबका विकास, उस पर बहुत अच्छा नारा था, लेकिन सब कहते थे देखिए उस पर चल नहीं रहे। लेकिन इस बार सरमत बोले हैं तो सरमत पर चलना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही के लिए कठिनाई पैदा होगी। तो आपको भी तो बदली हुई यथार्थ के साथ सहज होना पड़ेगा। ठीक है, और वो सहजता अभी कितनी दिख रही है और आगे आने वाले वक्त में कितनी नजर आएगी, जैसे कि चर्चा में निकलकर सामने आ रहा है कि आगे कठिनाई या मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। जितना आसान अभी नजर आ रहा है उतना आसान शायद सरकार चलाना अभी नजर नहीं आएगा। लेकिन आरती जी, जब हम बात बिहार की कर रहे हैं और दो भूमिहार चेहरों को हम मंत्रिमंडल में देख रहे हैं, हम लल्लन सिंह को भी देख रहे हैं जो मुंगेर से जीत कर आए हैं, हम गिरिराज सिंह को भी देख रहे हैं जो बेगूसराय से जीत कर आए हैं, दो भूमिहारों को कैबिनेट में रखना क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, बिल्कुल यही समझ आ रहा है कि बिहार की जो रीजनल पॉलिटिक्स है, बिहार की जो स्टेट पॉलिटिक्स है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एलाइज के लिए। और आने वाले फ्यूचर में ये कास्ट इक्वेशन जो मैटर करती है ग्राउंड पे, ये डेफिनेटली काम आएगी एलाइज को स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। तो मुझे लगता है एक तो वो कारण है। दूसरा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट मैं इनसे एग्री करती हूँ संजीव जी से कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस जो है वो उनका 100 डे का प्लान है। इस वक्त वो एलाइज की जितनी भी डिमांड्स है वो पूरी कर लेंगे, लेकिन उनका वो जहां टारगेट उन्होंने रखा है 100 डेज का जो भी होगा वो वहां पे फोकस है, और वहां पे हम कोई चेंज नहीं देख रहे हैं। बाकी वो एडजस्टमेंट्स बाकी जगह कर रहे हैं, वो भूमिहार को ले, वो कुर्मियों को ले, वो दलितों को ले, वो सारी एडजस्टमेंट्स है फॉर फ्यूचर, लेकिन उनका अपना फोकस कहीं और है। चलिए, तो विकास और 100 दिन का सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूँ, मेरा कतई ये तात्पर्य नहीं है कि सरकार चलाना कठिन होगा या सरकार स्थायी नहीं होगी या सरकार पे रोज खतरे मंडराते रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 240 सांसद हैं, कोई बहुत अच्छी संख्या है, 293 एनडीए के पास है। बस आपको इससे सहज होना पड़ेगा कि ये गठबंधन सरकार है। हाँ, बस वही एक चैलेंज है। उस चैलेंज को जैसे ही आपने जैसे ही उस चुनौती को अंगीकार कर लिया, नरेंद्र मोदी जैसे पहले फैसले लेते थे अब ऐसे नहीं ले पाए। नहीं, थोड़ा फोन पे बात करके, मतलब अचानक से नोटबंदी नहीं हो सकती, अचानक से चीजें नहीं होंगी, कैबिनेट को बता के होंगी, फैसले सब वैसे ही होंगे। हो ही नहीं सकता। बस नरेंद्र मोदी को एक चीज, नरेंद्र मोदी के स्वभाव को अगर आप देखिए तो बड़े समावेशी, वो मतलब सिचुएशन के साथ खुद को ढाल लेने की क्षमता उनमें है। चलिए आनंद जी, मैं आपको बस बीच में रोक रही हूँ क्योंकि राघवन जी के पास ना कुछ खबरें आ रही हैं, एडजस्टमेंट्स तो हो रही हैं हर तरफ से, लेकिन डिमांड भी आई हैं और कुछ मंत्रालय पोर्टफोलियो। राघवन, कृषि मंत्रालय ऐसा है जिसे सब में बांटा जा रहा है, तो फाइनली आपके पास क्या खबर है, किसको मिल रहा है? बहुत हद तक कुमार स्वामी ने ये साफ साफ कह दिया जब बात हो रही थी उनसे, उनकी टीम से, कि वो चाहते हैं, क्योंकि ये विश है उनके पिताजी की जो एचडी देवेगौड़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये चाहते हैं कि कृषि मंत्रालय उन्हें मिल जाए। तो एक तरह से देखिए, ये सर्वाइवल की लड़ाई थी जेडीएस की, आपको ये भी समझना पड़ेगा। कर्नाटका में जिस तरह की बुरी हार रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस में जेडीएस की हुई थी, तो एक मजबूरी में जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भले ही 2 सीटें जेडीएस कर्नाटका में जीती हो, लेकिन कम से कम 5 से 6 ऐसी सीटें थी जहां पर जेडीएस की वजह से बीजेपी जीती। यही वजह रही कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस जो है जेडीएस को मिला। और आज भी हमने देखा कि जब उनको फोन आया तो साथ साथ ये भी बताया गया कि आपको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। तो उसके बाद लगातार इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई। पहले भी उन्होंने साफ कहा था, बैंगलोर से निकलने से पहले भी कहा था कि अगर कृषि मंत्रालय मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही एक बात और, टीडीपी कैंप से भी, वहां पर भी मैंने बात की लोगों से, एक एमओएस और एक कैबिनेट भी मिला है। बहुत लग रहा था कि
असहज थे, उनको ऐसा लगा कि 2 और 2 मिलते तो ज्यादा ठीक होते। मतलब अब उम्मीद है 4:1 रेशो का क्या हुआ? नहीं देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये एक अच्छी समझदारी की बात हुई है, क्योंकि अगर आप जो टीडीपी है वो बड़ा पार्टनर है, अगर आप उसको मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप एक एमओएस और एक कैबिनेट से आपको संतोष करना पड़ेगा, तो फिर जेडीयू को मनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नायडू साहब के बीच में और मोदी साहब के बीच में इस बात को लेकर जरूर बात। ठीक है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। अपने सहयोगियों को लेकर इस बार बीजेपी चल रही है, एक के बाद एक कौन से प्रदेश से कौन से चेहरे पर मुहर लग रही है, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं।